बेहोशी से होश में आते ही एक महिला की आंख खुलती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके मुंह में कुछ अजीब फंसा हुआ है। वह घबराकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ पैर किसी मजबूत बंधन से जकड़े हुए होते हैं। डरी हुई लड़की चारों तरफ नजर दौड़ाती है। तभी उसकी नजर सामने बैठी एक दूसरी महिला पर पड़ती है, जो बिल्कुल उसी की तरह कैद है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह महिला बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी। वह बड़े आराम से अपने कपड़ों में लगी एक सेफ्टी पिन निकालती है और उसे बार बार अपने बालों पर रगड़ने लगती है। फिर वह एक पता पानी में रखती है और उस पिन को उसके ऊपर घुमाती है। कुछ ही देर में वह समझ जाती है कि वे किस दिशा में हैं। थोड़ी देर बाद दोनों एक खुले मैदान में पहुंचती हैं। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वहां सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि कई पुरुष भी मौजूद थे और सबके मुंह में वही अजीब चीज फंसी हुई थी। मैदान के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का बक्सा रखा था। एक टोपी पहने आदमी बिना कुछ सोचे समझे सीधे उस बक्से के पास पहुंच जाता है। पास में पड़ी लोहे की रॉड उठाकर वह बक्सा खोलने की तैयारी करता है। तभी पीछे खड़ा एक मोटा आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे शक था कि यह कोई खतरनाक जाल हो सकता है, लेकिन मुंह में फंसी चीज की वजह से टोपी वाला उसकी बात ठीक से समझ ही नहीं पाता और बक्सा खोलने में लग जाता है। यह देखकर मोटा आदमी तुरंत वहां से भाग खड़ा होता है, जबकि लड़की भी डरकर एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाती है। जैसे ही बक्सा खुलता है, वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम जाती हैं। सभी की नजरें उसी बक्से पर टिक जाती हैं। सबको डर था कि पता नहीं उसके अंदर से कौन सी खतरनाक चीज बाहर निकलेगी, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। बक्से के अंदर से एक मोटा सुअर बाहर निकल आता है। यह देखकर सब लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनकी यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। टोपी वाले आदमी को बक्से के अंदर अभी भी कुछ और दिखाई देता है। माहौल एक बार फिर तनाव से भर जाता है। वह धीरे धीरे अपना हाथ अंदर डालता है। इस बार उसके हाथ में एक हैंडल आता है। वह पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींचता है। सामने हथियारों और जरूरी सामान से भरा एक बड़ा रैक निकल आता है। यह देखते ही सभी लोग हथियार लेने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। उसी समय लड़की की नजर बक्से के ढक्कन पर चिपके एक छोटे पैकेट पर पड़ती है। वह उसे खोलती है तो उसके अंदर कई चाबियां होती हैं। वह तुरंत पास खड़े एक युवक को बुलाती है। दोनों मिलकर उन चाबियों से अपने गले में लगे ताले खोल देते हैं। इसके बाद सभी लोग एक दूसरे की मदद से अपनी बेड़ियां खोल लेते हैं और हथियार बांटना शुरू कर देते हैं। लेकिन लड़की कहती है कि उसे बंदूक चलानी नहीं आती। तभी वही युवक उसके पास आता है और बड़े धैर्य से उसे बंदूक का सेफ्टी लॉक खोलना सिखाता है। लड़की मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद कहने ही वाली होती है कि तभी अचानक गोलियों की तेज आवाज गूंज उठती है। एक ही पल में वह जमीन पर गिर जाती है। इतनी खूबसूरत लड़की इस खतरनाक खेल में मुश्किल से कुछ ही मिनट जिंदा रह पाती है। युवक यह देखकर बुरी तरह घबरा जाता है और बिना एक पल रुके अपनी जगह बदल देता है। इसी बीच बक्से के पीछे छिपी एक दूसरी महिला जमीन पर पड़े बैग का सहारा लेकर दुश्मनों की दिशा पहचान लेती है। लेकिन तभी एक आदमी दोनों हाथों में भारी मशीन गन उठाकर सीधे दुश्मनों की ओर दौड़ पड़ता है। अगले ही पल गोलियों की बौछार उसे छलनी कर देती है। यह भयानक मंजर देखकर दूसरी महिला जान बचाने के लिए उल्टी दिशा में भागती है। वह गोलियों से तो बच जाती है, लेकिन भागते भागते अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। युवक को लगता है कि शायद अब उसकी भी मौत हो गई, लेकिन तभी गड्ढे की तरफ से मदद के लिए चीख सुनाई देती है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना गोलियों की बारिश के बीच दौड़ पड़ता है। गड्ढे के पास पहुंचते ही तुरंत नीचे झुक जाता है। खुशकिस्मती से महिला को सिर्फ मामूली चोट लगी थी। उसकी जान अभी भी सुरक्षित थी। युवक बिना देर किए उसका हाथ पकड़ता है और उसे गड्ढे से बाहर खींच लेता है। दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके पैर एक बारूदी सुरंग पर पड़ जाते हैं। जोरदार धमाका होता है और उसी पल साफ हो जाता है कि जिस युवक को सब अब तक मुख्य किरदार समझ रहे थे, उसकी कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। अब बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से जंगल की ओर भागते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उनके सामने लोहे की ऊंची जाली आ जाती है। वे तुरंत अपने जैकेट उतारकर जाली पर डाल देते हैं ताकि कांटेदार तार से बच सकें। फिर एक एक करके सभी लोग उसे पार करने लगते हैं। आखिर में सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी बचता है। तभी अचानक हवा को चीरती हुई एक तेज तीर उसकी तरफ आता है। तीर उसके बिल्कुल पास आकर लगता है। वह डर के मारे कुछ पल के लिए वहीं जम जाता है। दूसरी तरफ खड़े लोग उसे जल्दी करने के लिए जोर जोर से आवाज लगाते हैं, लेकिन अगले ही पल एक और तीर सीधा उसकी छाती को चीर देता है। बुजुर्ग समझ जाता है कि अब बचना नामुमकिन है। वह तय कर लेता है कि मरने से पहले कम से कम एक दुश्मन को अपने साथ लेकर जाएगा। अब उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। वह पूरी हिम्मत जुटाकर दुश्मन की तरफ बढ़ता है, लेकिन अफसोस वह अपने हमलावर का चेहरा तक नहीं देख पाता। कुछ ही सेकंड में कई तीर उसके शरीर के अहम हिस्सों में आकर
धंस जाते हैं और आखिरकार वह बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उधर जान बचाकर भागे 3 लोग एक संकरी पगडंडी से होते हुए एक छोटी सी किराने की दुकान तक पहुंच जाते हैं। अंदर घुसते ही वे पूरी दुकान की तलाशी लेने लगते हैं। जांच करने पर उन्हें वहां सिर्फ एक डरे सहमे बुजुर्ग दंपति दिखाई देते हैं। ये देखकर तीनों थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। सबसे पहले वे सामान की अलमारियां खिसकाकर दुकान का दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर बुजुर्ग दंपति से इस जगह के बारे में पूछते हैं। बुजुर्ग महिला बताती है कि वे आरकानसस राज्य में हैं। ये सुनकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कल तक वे जहां थे ये जगह उससे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर थी। उनमें से एक आदमी तुरंत फोन मांगता है और थोड़ी ही देर में FBI से संपर्क हो जाता है। वह घबराई हुई आवाज में बताता है कि कुछ लोग उनका शिकार कर रहे हैं। उन्हें अपनी सही लोकेशन नहीं पता, इसलिए वह अधिकारियों से कहता है कि इस फोन की लोकेशन ट्रैक करके तुरंत मदद भेजें। हैरानी की बात यह थी कि सामने वाले अधिकारी बिना कोई सवाल किए तुरंत तैयार हो जाते हैं। यह सुनकर वह आदमी भी हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि आज FBI इतनी आसानी से उनकी बात मान गई। तीनों को लगने लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं। खुशी में महिला दुकान में रखा खाना खाने लगती है, लेकिन तभी उसे अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। कुछ ही पल बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। बाकी दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि उसे झड़ दिया गया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय बुजुर्ग दंपति गैस मास्क पहन लेते हैं और अगले ही पल उनके हाथ से एक जहरीली गैस वाला बम कमरे के अंदर लुढ़कता हुआ आता है। तभी सच्चाई सामने आती है। वे दोनों मासूम बुजुर्ग नहीं बल्कि इसी खूनी खेल के शिकारी थे। बुजुर्ग आदमी को शक होता है कि सामने वाला अभी पूरी तरह मरा नहीं है, इसलिए वह जहरीले गैस बम को लात मारकर उसके बिल्कुल पास पहुंचा देता है ताकि वह पूरी गैस अंदर खींच ले। उधर बुजुर्ग महिला आराम से कमरे का सामान ठीक करने लगी है। फिर वह एग्जॉस्ट पंखा चालू करती है ताकि जहरीली गैस बाहर निकल जाए। लाशों को हटाने और पूरे कमरे की सफाई करने के बाद दुकान फिर से बिल्कुल सामान्य दिखने लगती है, मानो यहाँ कभी कुछ हुआ ही न हो। अब वे अपने अगले शिकार का इंतजार करने लगते हैं। तभी उनके वायरलेस सेट से आवाज आती है। दूसरी तरफ से खबर मिलती है कि एक नया शिकार धीरे धीरे उनकी दुकान की तरफ बढ़ रहा है और उसके पास कोई हथियार भी नहीं है। ये सुनते ही बुजुर्ग महिला खिड़की के पास जाकर बाहर नजर रखने लगती है। जैसे ही उसे कोई आता दिखाई देता है, वह तुरंत फिर से एक साधारण कैशियर का नाटक करने लगती है। इस बार दुकान में एक महिला आती है जिसका नाम सुसान है। वह बिना किसी घबराहट के एक सिगरेट का पैकेट मांगती है, फिर अपनी पैंट के अंदर छिपाकर रखा 100 रुपए का नोट निकालकर काउंटर पर रख देती है। बुजुर्ग महिला जब उसे बाकी पैसे लौटाने लगती है, उसी समय बुजुर्ग आदमी चुपके से मेज के नीचे रखी शॉटगन पर अपना हाथ रख देता है। लेकिन छुट्टे पैसे देखते ही सुसान को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो जाता है। अगले ही पल वह बिजली जैसी फुर्ती से हमला करती है। कुछ ही सेकंड में वह दोनों बुजुर्ग शिकारियों को मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद वह बिल्कुल शांत चेहरे के साथ अपना हथियार नीचे रख देती है। सुसान कुछ खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह एक और चीज उठाने लगती है, उसे पता चलता है कि डिब्बा पूरी तरह खाली है। उसे शक होता है, इसलिए वह दुकान के स्टोर रूम में जाती है। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ उन तीनों लोगों की लाशें पड़ी थीं। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह दुकान भी उसी खूनी खेल का हिस्सा है। सुसान तुरंत अपना चमकीला जैकेट उतार देती है ताकि दूर से कोई उसे आसानी से पहचान न सके। हथियार हाथ में लेकर वह सावधानी से दुकान से बाहर निकलती है। बाहर एक बड़ा ट्रक खड़ा था। वह ट्रक पर लगी लोहे की प्लेट हटाती है और उसे अपनी असली लोकेशन का पता चल जाता है। लेकिन जैसे ही वह ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करती है, उसकी नजर दरवाजे के हैंडल पर बंधी एक पतली मछली पकड़ने वाली डोरी पर पड़ती है। वह डोरी सीधी एक शक्तिशाली बम से जुड़ी हुई थी। अगर उसने बिना देखे दरवाजा खोल दिया होता तो उसी पल उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। तभी मारे गए बुजुर्ग दंपति का वायरलेस सेट फिर से चालू हो जाता है। दूसरी तरफ से उनका एक साथी संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। सुसान तुरंत घास में छिपकर घात लगा लेती है। कुछ ही देर में एक ड्रोन उड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है। वह दुकान के अंदर की जांच कर ही रहा था कि अचानक एक गोली चलती है और ड्रोन हवा से सीधे नीचे आ गिरता है। अपने साथी की मौत की खबर मिलते ही शिकारी तुरंत वायरलेस बंद कर देते हैं। ड्रोन को गिराने वाली कोई और नहीं बल्कि गैरी थी। वह भी वहां से ट्रक लेकर निकलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह ट्रक की तरफ बढ़ती है, सुसान तुरंत चिल्लाकर उसे रोकती है। वह बताती है कि ट्रक के नीचे बम लगाया गया है। ये सुनकर गैरी तुरंत पीछे हट जाती है और अपनी बंदूक नीचे कर देती है। अब दोनों समझ चुकी थीं कि उनकी मौजूदगी दुश्मनों से छिपी नहीं है, इसलिए वे बिना समय गंवाए वहां से निकल पड़ती हैं। दोनों रेलवे लाइन के साथ साथ चलने लगती हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई ट्रेन गुजर जाए और वे उस पर
पर चढ़कर यहाँ से बच निकलें। चलते चलते अचानक सुसान रास्ते से हट जाती है। गैरी कुछ पूछती उससे पहले ही सुसान अपनी पैंट की बेल्ट खोलने लगती है। उसे शौच जाना था। ऐसे खतरनाक हालात में भी वह बिना घबराए अपना काम करने लगती है। गैरी अनजाने में उसकी तरफ देखने ही वाली होती है कि तभी दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही सुसान का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह तुरंत अपनी पैंट ठीक करती है, हथियार कसकर पकड़ती है और रेलवे पटरी पर बैठ जाती है। कुछ पल बाद उसे पटरियों में हल्का कंपन महसूस होता है। वह समझ जाती है कि एक तेज रफ्तार ट्रेन उनकी तरफ आ रही है। सुसान गैरी से कहती है कि ट्रेन मोड़ पर अपनी रफ्तार थोड़ी कम करेगी, उन्हें उसी समय उस पर चढ़ना होगा। दोनों पूरी ताकत से दौड़ पड़ती हैं। कुछ ही सेकंड बाद ट्रेन उनके पीछे पहुंच जाती है। हाथों में भारी सामान होने के बावजूद सुसान की रफ्तार जरा भी कम नहीं होती। जैसे ही ट्रेन मोड़ पार करती है, सुसान सबसे पहले छलांग लगाकर ट्रेन पर चढ़ जाती है, फिर पूरी ताकत लगाकर गैरी को भी ऊपर खींच लेती है। दोनों राहत की सांस लेने ही वाली थीं कि तभी डिब्बे के अंदर से किसी के चलने की आवाज आने लगती है। दोनों हथियार तानकर धीरे धीरे अंदर बढ़ती हैं। तभी उनके सामने कई लोग बाहर आते हैं। वे किसी दूसरी भाषा में बात कर रहे थे जिसे दोनों समझ नहीं पाती। पहली नजर में वे शरणार्थी जैसे लग रहे थे, लेकिन गैरी को उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उसे यह बात बेहद अजीब लगती है कि पूरे मालगाड़ी में सिर्फ यही एक डिब्बा खुला था और उसी में ये लोग छिपे मिले। उसे यकीन हो जाता है कि ये भी उसी शिकारी गिरोह के सदस्य हैं। वह बंदूक तानकर उन्हें चेतावनी देती है। सच बताने के लिए वह उन्हें 3 सेकंड का समय देती है, वरना वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था, लेकिन आखिरी सेकंड में ही ट्रेन अचानक रुक जाती है। सामने सीमा सुरक्षा गश्ती दल खड़ा था। उनके साथ मौजूद प्रशिक्षित कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। मजबूर होकर ट्रेन में मौजूद सभी लोगों को नीचे उतरना पड़ता है। गैरी अधिकारियों से कहती है कि वह अमेरिका की नागरिक है। वह उनसे विनती करती है कि उसे वापस उसके देश भेज दिया जाए। साथ ही वह बताने की कोशिश करती है कि कुछ लोग उनका शिकार कर रहे हैं, लेकिन भाषा अलग होने की वजह से अधिकारी उसकी एक भी बात नहीं समझ पाते। वे बिना कुछ समझे वहां से आगे बढ़ जाते हैं। तभी ट्रेन में मौजूद वही शरणार्थी धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगते हैं। ये देखकर एक आदमी तुरंत ऐसा अभिनय करने लगता है जैसे उसे उनकी भाषा बिल्कुल समझ में ही नहीं आती। वह आदमी अपनी चालाकी से एक बार फिर सीमा सुरक्षा जवानों की जांच को चकमा दे देता है। इसके बाद वह धीरे से गैरी के पास आता है और चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है, मैं भी उन शिकारियों में से एक हूँ, लेकिन ये शरणार्थी और सीमा के जवान सचमुच बेगुनाह हैं। अगर तुम शांत रहोगी और अपनी पहचान नहीं खोलोगी तो हम तुम्हें पहले जाने देंगे, फिर बाद में तुम्हारा शिकार करेंगे। यह सुनते ही गैरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना एक पल घंवाए उस आदमी पर टूट पड़ती है। हाथापाई के दौरान उसके बैग से एक हथगोला नीचे गिर जाता है। गैरी तुरंत उसकी पिन निकालती है और हथगोला उसी आदमी की पैंट में ठूंस देती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े होते हैं। कुछ ही पल बाद जोरदार धमाका होता है। इस हंगामे के बाद सुसान और बाकी शरणार्थियों को एक शरणार्थी शिविर में ले जाया जाता है। वहां सुसान अधिकारियों को पूरी आपबीती सुनाती है। वह उनसे अमेरिका के दूतावास से संपर्क कराने की गुजारिश करती है। अधिकारी तुरंत उसकी बात मान लेते हैं। इतने में शुरुआत में दिखा वही मोटा आदमी भी वहां लाया जाता है। थोड़ी देर बाद दूतावास की गाड़ी शिविर में पहुंच जाती है। सुसान और मोटा आदमी उसमें बैठकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में मोटा आदमी पूरी घटना ड्राइवर को विस्तार से बताने लगा है। वह लगातार बोलता ही जाता है, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान सुसान एक शब्द भी नहीं बोलती। उधर ड्राइवर की बातें और अजीब होती जाती हैं। वह उल्टा उन्हीं से सवाल करने लगा है, आखिर तुम ही लोगों का शिकार क्यों किया गया? क्या कभी अपने अंदर झांक कर देखा है? उसकी बातें सुनकर सुसान को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो जाता है। वह बिना कुछ कहे सीट का हैंडल कसकर पकड़ लेती है, फिर धीरे धीरे अपना शरीर नीचे झुका लेती है और दोनों पैर ऊपर उठा लेती है। अगले ही पल गाड़ी के अंदर जबरदस्त हमला हो जाता है, लेकिन सुसान घबराकर भागने की बजाय सीधा ड्राइवर पर टूट पड़ती है। कुछ ही सेकंड में वह उसे काबू कर लेती है। यह देखकर मोटा आदमी हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि सुसान शायद पागल हो चुकी है, लेकिन तभी गाड़ी की डिक्की खुलती है। अंदर गैरी की लाश पड़ी होती है। यह नजारा देखकर मोटे आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब उसे समझ आता है कि वे अभी तक उस खूनी खेल से बाहर निकले ही नहीं थे। सुसान गाड़ी के अंदर तलाश करती है। उसे एक नक्शा मिलता है। उस नक्शे पर शिकारियों के गुप्त ठिकाने का पता बना हुआ था। मोटा आदमी सुसान से कहता है, अब बहुत हो चुका, चलो यहाँ से दूर निकल चलते हैं। लेकिन सुसान साफ मना कर देती है। वह कहती है, अगर उन्हें इंसानों का शिकार करने का हक है तो उन्हें यह भी पता चलना चाहिए कि असली शिकारी कौन है। इसके बाद दोनों उसी नक्शे के सहारे चुपके से वापस उस जगह पहुंचते हैं जहां यह मौत का खेल शुरू हुआ था। कुछ दूरी पर जमीन के नीचे बना एक बंकर दिखाई देता है। उसी बंकर में कई शिकारी छिपे बैठे थे। तभी उनमें से एक आदमी बाहर शौच के लिए निकलता है। मोटा आदमी जानबूझकर उसके सामने आ जाता है ताकि उसका ध्यान भटक जाए। उसी मौके का फायदा उठाकर सुसान पीछे से आती है और एक ही वार में उसका काम तमाम कर देती है। फिर वह जानबूझकर बाहर हल्की सी
आवाज करती है। बंकर के अंदर बैठे सभी शिकारी तुरंत सतर्क हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल सुसान एक जिंदा सुअर बंकर के अंदर धक्का देकर भेज देती है। घबराए हुए शिकारी उसे इंसान समझ लेते हैं और बिना सोचे समझे गोलियों की बरसात शुरू कर देते हैं। बेचारा सुअर कुछ ही सेकंड में छलनी हो जाता है। जब उन्हें पता चलता है कि वह सिर्फ एक सुअर था तो वे निश्चिंत होकर अपनी चौकसी कम कर देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगले ही पल सुसान बिजली जैसी फुर्ती से अंदर घुसती है। वह सीढ़ियों के मोड़ को ढाल की तरह इस्तेमाल करती है और एक एक करके शिकारियों पर गोलियां बरसाने लगती है। कुछ ही देर में पूरा बंकर अफरा तफरी से भर जाता है। असल में ये शिकारी कोई प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे। वे सिर्फ अमीर और घमंडी लोग थे जो मनोरंजन के लिए इंसानों का शिकार खेल रहे थे। लेकिन अब उनका सामना एक ऐसी महिला से था जो असली लड़ाकू थी और उसके सामने उनकी एक भी चाल काम नहीं आ रही थी। सुसान दीवार का सहारा लेकर छिप जाती है और दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखने लगती है। तभी एक हट्टा कट्टा आदमी बंदूक लेकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह थोड़ा और पास आता है, सुसान बिजली की रफ्तार से बाहर निकलती है। वह उसकी बंदूक पकड़ लेती है और साथ ही दूसरे आदमी को जोरदार धक्का देकर पीछे गिरा देती है। अगले ही पल वह उसी बंदूक से पहले आदमी को गोली मार गिराती है, लेकिन तभी एक तेज तीर उसकी तरफ आता है। सुसान तुरंत बच जाती है। वह देखती है कि सामने एक महिला खड़ी है, लेकिन उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह खुद ही डरी हुई है। सुसान उसकी हालत देखकर मुस्कुरा देती है। अगले ही पल वह फिसलते हुए तेजी से उसके पास पहुंचती है, उसके हाथ से तीर छीन लेती है और उसी तीर से उसके पेट में वार कर देती है। तभी उसकी नजर पास पड़ी एक सबमशीन गन पर पड़ती है। वह जमीन पर लुढ़कते हुए हथियार उठा लेती है। एक बुजुर्ग शिकारी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुसान बिना देर किए उसके सिर में गोली मार देती है। मरते मरते वह चालाकी से बंदूक की मैगजीन निकाल देता है। उसे लगता है कि अब सुसान के पास गोलियां नहीं बची, लेकिन उसे क्या पता था, बंदूक की नली में अभी भी एक आखिरी गोली बाकी थी और वही गोली उसके अंत की वजह बन जाती है। कुछ ही देर में बंकर के अंदर मौजूद लगभग सभी शिकारी मारे जा चुके थे। सुसान अब पास पड़ी एक स्नाइपर राइफल उठा लेती है। उसे दूर एक घायल शिकारी भागता हुआ दिखाई देता है। वह निशाना साधती है और एक ही गोली में उसका काम तमाम कर देती है। लड़ाई खत्म होती दिख रही थी। सुसान बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है। असल में पहले वाला हट्टा कट्टा आदमी अभी जिंदा था। वह सुसान को पकड़ लेता है, लेकिन सुसान तुरंत खुद को छुड़ा लेती है। वह जोरदार पलटवार करती है। पहले उसे लात मारकर दूर फेंक देती है, फिर पास पड़ी लोहे की रॉड उठाकर लगातार उस पर वार करने लगती है। कुछ ही पलों में वह आदमी पूरी तरह टूट जाता है। अब उसमें लड़ने की बिल्कुल ताकत नहीं बचती। सुसान अपनी पिस्तौल निकालती है और घायल महिला से पूछती है, बताओ इस पूरे खेल का असली मालिक कौन है? तभी मोटा आदमी भी नीचे आ जाता है। वह सुसान से कहता है कि उस महिला को जिंदा छोड़ दे। सुसान उसकी बात सुनकर उससे एक सवाल पूछती ही है कि तभी वायरलेस सेट से आवाज आती है। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति सीधे मोटे आदमी का नाम लेकर उसे बुलाता है। ये सुनते ही सुसान के चेहरे का रंग बदल जाता है। अब उसे शक होने लगता है कि कहीं मोटा आदमी भी शिकारियों का साथी तो नहीं। हो सकता था कि यह दुश्मनों की चाल हो, लेकिन वह अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकती थी। इसलिए वह बिना कोई जोखिम उठाए मोटे आदमी को भी गोली मार देती है। उधर वायरलेस पर मौजूद महिला उसे अपने पास आने की चुनौती देती है। उसकी बात सुनकर सुसान का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह घायल हट्टे कट्टे आदमी के पास जाती है। पूछताछ में पता चलता है कि वह इन अमीर लोगों का सुरक्षा सलाहकार था। उसी का काम था उन्हें लड़ने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना। वह दर्द से कराहते हुए कहता है, तुम जीत चुकी हो, अब यहाँ से चली जाओ। सुसान शांत आवाज में जवाब देती है, यहाँ आने से पहले मैं हर दिन पेट्रोल पंप पर पूरे 8 घंटे काम करती थी। काम और जिंदगी के बोझ ने मेरा दम घोंट रखा था, लेकिन इस शिकार ने मुझे लड़ने का एक मकसद दे दिया। जब वह आदमी फिर भी असली सरगना का ठिकाना बताने से मना कर देता है तो सुसान उसके जख्म पर दबाव डालती है। दर्द सहन न कर पाने पर वह आखिर सच बोल देता है। वह बताता है कि इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड पास ही बने एक आलीशान बंगले में छिपी हुई है। साथ ही वह चेतावनी देता है कि उस महिला ने 8 महीने तक खास ट्रेनिंग ली है। अब वह बेहद खतरनाक बन चुकी है। लेकिन सुसान जरा भी नहीं डरती। वह कहती है, मैं अभी कुछ समय पहले ही अफगानिस्तान के युद्ध क्षेत्र से लौट कर आई हूँ। ये सुनकर सुरक्षा सलाहकार समझ जाता है कि उन्होंने जिस महिला को अपना शिकार समझा था, असल में वही उन सबके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। कुछ देर बाद सुसान चुपचाप उस आलीशान बंगले के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन बंगले के अंदर बैठी असली मास्टरमाइंड पहले से ही उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। लाउडस्पीकर से उसकी आवाज गूंजती है, अपनी बंदूक सामने वाले लेटर बॉक्स में रख दो, नहीं तो मुख्य दरवाजे के नीचे लगे बम को उड़ा दूंगी और तुम यहीं खत्म हो जाओगी। लाउडस्पीकर से आवाज आती है, मैं तुमसे आमने सामने लड़ना चाहती हूँ, अगर हिम्मत है तो बिना हथियार के अंदर आओ। सुसान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह अपनी बंदूक लेटर बॉक्स में रख देती है। कुछ ही पल बाद बंगले का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। सुसान सावधानी से अंदर कदम रखती है। अंदर जाते ही उसकी नजर दीवार पर टंगी कई तस्वीरों पर पड़ती है। उन तस्वीरों में उसकी अपनी तस्वीर भी थी और उसके साथ बाकी 11 लोगों की भी, जिन्हें इस मौत के खेल में फंसाया गया था। अब आखिर
आखिरकार उसका सामना इस पूरे खेल की असली मास्टरमाइंड से होता है। वह मुस्कुराते हुए सुसान का मजाक उड़ाती है। उसका पहला वार हथियार से नहीं बल्कि शब्दों से होता है। वह कहती है, जिस मोटे आदमी को तुमने मारा था वह हमारा साथी था ही नहीं। मैंने सिर्फ एक चाल चली और तुमने अपने ही हाथों मेरा एक दुश्मन खत्म कर दिया। इसके बाद वह इस खूनी खेल के पीछे की पूरी सच्चाई बताती है। करीब 1 साल पहले कुछ बेहद अमीर लोग एक निजी समूह में मजाक कर रहे थे। उसी दौरान किसी ने हंसते हुए कहा, काश अपने इस बंगले में असली इंसानों का शिकार खेलने का मौका मिले। लेकिन उनकी यह बातचीत किसी तरह इंटरनेट पर लीक हो गई। लोगों ने इसे मजाक नहीं बल्कि सच मान लिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन अमीर लोगों की जमकर आलोचना होने लगी। उनकी बदनामी इतनी बढ़ गई कि कई लोगों का कारोबार भी बर्बाद हो गया। अपमान और गुस्से से भरे उन लोगों ने बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने उन लोगों की पहचान करनी शुरू की जिन्होंने इंटरनेट पर उनका विरोध किया था। फिर उन्हें अगला शिकार बनाने की योजना तैयार की। इस खेल के लिए उन्होंने पूरे 8 महीने तक खास ट्रेनिंग भी ली। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती सुसान थी। असल में जिस इंसान को वे पकड़ना चाहते थे उसका नाम सुसान से मिलता जुलता था। दोनों नामों में सिर्फ एक अक्षर का फर्क था। यही छोटी सी गलती उन्हें बहुत भारी पड़ गई। उन्होंने एक साधारण शिकार की जगह युद्ध के मैदान में लड़ चुकी एक खतरनाक योद्धा को उठा लिया था। इतना सुनते ही सुसान बिना देर किए पास पड़ी बड़ी धारदार छुरी उठाती है और सीधा हमला कर देती है। मास्टरमाइंड भी पूरी तरह तैयार थी। वह फुर्ती से वार बचाती है और पलटवार करती है। हालांकि उसने सिर्फ 8 महीने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उसकी हाथापाई की कला किसी अनुभवी लड़ाके से कम नहीं थी। दूसरी तरफ सुसान असली युद्ध का अनुभव लेकर आई थी। कुछ देर तक दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला चलता है। पूरा कमरा टूट फूट जाता है, फर्नीचर बिखर जाता है, लेकिन दोनों अब भी डटी रहती हैं। अचानक सुसान को मौका मिलता है। वह हवा में उछलकर जोरदार लात मारती है। मास्टरमाइंड सीधे दीवार से टकरा जाती है। यह वार बेहद ताकतवर था, लेकिन वह जल्दी ही खुद को संभाल लेती है। फिर अपने बैग से एक शक्तिशाली बंदूक निकाल लेती है। अब मुकाबला पूरी तरह बदल चुका था। सुसान तुरंत बचने के लिए इधर उधर दौड़ती है। जैसे ही सामने वाली बंदूक में नई गोलियां भरने लगती है, सुसान उसी पल हमला बोल देती है। दोनों बंदूक पर कब्जा करने के लिए भिड़ जाती हैं। सुसान पहले उसके पेट पर लात मारती है, फिर सिर पर जोरदार मुक्का जड़ देती है। इससे मास्टरमाइंड बुरी तरह भड़क जाती है। वह बंदूक को ही डंडे की तरह इस्तेमाल करते हुए लगातार सुसान पर वार करने लगती है। एक जोरदार प्रहार से सुसान बुरी तरह जमीन पर जा गिरती है। यह चोट इतनी भयानक थी कि उसकी आधी ताकत वहीं खत्म हो जाती है। मौका मिलते ही मास्टरमाइंड जमीन पर पड़ा चाकू उठाती है और उसे सुसान की कमर में घोंप देती है। फिर उसका गला पकड़कर दीवार से दबा देती है। सुसान दर्द से कराह उठती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह अपनी बची हुई पूरी ताकत इकट्ठा करती है और सामने वाली को पकड़कर जोर से दूर फेंक देती है। अब दोनों बुरी तरह घायल हो चुकी थी। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दोनों जानती थी आज इस लड़ाई से सिर्फ एक ही जिंदा बाहर निकलेगा। लड़ते लड़ते वे कमरे से बाहर निकलती हैं और फिर दोबारा अंदर आ जाती हैं। तभी मास्टरमाइंड को जमीन पर पड़ा एक तेज धार वाला धातु का ब्लेड मिल जाता है। वह लगातार सुसान पर वार करने लगती है। सुसान कई हमलों से बच जाती है, लेकिन एक वार उसकी कमर में लगता है, दूसरा उसकी पीठ पर। लगातार लगी इन गंभीर चोटों से सुसान लगभग लड़ने की हालत खो देती है। मास्टरमाइंड इसी मौके का फायदा उठाकर उसके पेट पर लगातार हमला करने लगी है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी सुसान अचानक उसके पैर को कसकर पकड़ लेती है और एक ऐसा दांव खेलती है जिसमें दोनों की जान जा सकती थी। सामने वाली कुछ समझ पाती उससे पहले ही सुसान उसे पकड़कर जोरदार पूरा गोल घूमते हुए जमीन पर पटक देती है। यहीं से दोनों की अंतिम और सबसे खतरनाक भिड़ंत अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे से अलग होकर जमीन पर गिरती हैं। कुछ पल के लिए पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। लड़ाई के दौरान तेज धार वाला ब्लेड सीधा मास्टरमाइंड के पेट में गहराई तक धंस चुका था। अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सुसान उसकी तरफ देखती है और शांत आवाज में कहती है, तुमने शिकार समझकर जिस इंसान को चुना था वही आज तुम्हारे खेल का अंत बन गया। ये बात सुनकर मास्टरमाइंड पूरी तरह टूट जाती है। अपनी हार और घमंड के चकनाचूर होने का सदमा वह सह नहीं पाती। कुछ ही पल बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। अब पूरा बंगला खामोश था, लेकिन सुसान खुद भी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उसके पेट से लगातार खून बह रहा था। वह हिम्मत नहीं हारती। पास पड़ा गैस बर्नर उठाती है और अपने गहरे जख्म को गर्म करके खून बहना रोकने की कोशिश करती है। दर्द असहनीय था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसके पास यही आखिरी रास्ता था। कुछ देर बाद वह मास्टरमाइंड के कपड़े पहन लेती है, फिर शांत कदमों से उस आलीशान बंगले से बाहर निकलती है। अब उस खूनी खेल का अंत हो चुका था। जो लोग दूसरों का शिकार करके आनंद लेते थे वे खुद अपने ही बनाए जाल में फंस चुके थे, और जिस महिला को उन्होंने सबसे आसान शिकार समझा था वही
उनके पूरे साम्राज्य को खत्म कर चुकी थी। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। कहानी में इतने जबरदस्त मोड़ आते हैं कि आधी फिल्म देखने के बाद भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि असली मुख्य किरदार कौन है। हर कुछ मिनट में कहानी नई दिशा लेती है, जिससे अंत तक रोमांच बना रहता है। एक्शन, सस्पेंस और लगातार आने वाले ट्विस्ट इस फिल्म को शुरू से आखिर तक बेहद दिलचस्प बनाए रखते हैं।